आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड इवनिंग। 26 सितंबर मंगलवार, ये है दिन भर। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु में तो आज दिन भर स्कूल, कॉलेज, दुकानों में बंदी का आलम दिखा। क्या ये महज दो राज्यों की आपसी राजनीति है या इसके और भी दूसरे बिंदु हैं? बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कल उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। क्यों इस सूची ने दिल्ली से भोपाल तक खलबली मचा दी है, जानेंगे। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में अमेरिकी राजदूत 6 दिनों तक गुपचुप तरीके से घूमते रहे। क्यों उनका वहां पर जाना विवाद बन गया है, समझेंगे इसे। फिर बात भारतीय फिल्मों की अदाकारा वहीदा रहमान की। ऐलान हुआ है कि वहीदा जी को इस साल के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो इसी बहाने बात करेंगे वहीदा रहमान की जिंदगी और उनके फिल्मी करियर की। आखिर में भौचक खबर भी होगी जिसमें बात है बिहार पुलिस की, जो घर घर जाकर पूछ रही है कि सब खैरियत तो है। वो भी बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ वक्त है 60 सेकंड्स हेडलाइंस का। सुनिए कुमार केशव से। शुक्रिया जमशेद। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे पहुंचे अहमदाबाद। मणिपुर में सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 53 स्टूडेंट्स घायल। जुलाई से लापता 2 बच्चों की हत्या के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने स्थगित किया विदेशी दौरा। हॉलीडे टूर बताकर घेर रहा था विपक्ष। दिल्ली में 22 देशों के आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस। इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा और शांति के मुद्दे पर हुई चर्चा। कनाडा के आर्मी चीफ भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 39 नामों की दूसरी लिस्ट जारी। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को दिया टिकट। कावेरी जल विवाद पर दिन भर बंद रही कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तमिलनाडु से आने वाली बसों पर भी रोक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन की जनरल असेंबली को किया संबोधित। बोले, भारी तनाव से गुजर रही दुनिया, कम करना होगा टकराव। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को आया हार्ट अटैक। मुंबई के लीलावती अस्पताल में कराया गया भर्ती। एशियन गेम्स में भारत को घुड़सवारी में मिला गोल्ड। इंडियन एथलीट्स ने अब तक जीते टोटल 14 पदक। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच कल राजकोट में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। यह है दिन भर। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। भारत में नदियों को जीवनदायिनी कहा गया, लेकिन ये सिर्फ भारत की बात नहीं, दुनिया की हर सभ्यता नदियों के किनारे ही फली फूली है। इसका पानी आम जनमानस से लेकर बड़े पूंजीपतियों तक की जरूरत है। भारत में पानी की आपूर्ति करने वाली कई नदियां हैं। उन्हीं में से एक है कावेरी, जिसे लेकर इस वक्त 2 राज्यों में तनातनी चल रही है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये दोनों राज्य कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं। लड़ाई तो यह है पुरानी, लेकिन अब इसने ज्यादा बड़ा रूप अख्तियार कर लिया है। आज कर्नाटक में किसानों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बेंगलुरु में बड़े स्तर पर बंदी रही। राज्य में स्कूल, कॉलेज, होटल, सब पर इस बंदी का असर दिखा। दरअसल 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के मुताबिक कर्नाटक को अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5000 क्यूसेक पानी देना था, लेकिन कर्नाटक की चिंता थी सूखे की। किसानों का कहना था कि पानी की कमी उनके यहाँ खुद है, ऐसे में उनके लिए तमिलनाडु को पानी देना मुनासिब नहीं है। बेंगलुरु ही में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर सगई राज को हमने फोन मिलाया और उनसे पूछा कि विरोध का असर किस कदर राज्य में दिखा है। देखिए, अभी बैंगलोर में 2 फैक्शंस है, जहां पे एक फैक्शन आज बेंगलुरु बंद बुला है और दूसरा फैक्शन है वो शुक्रवार को कर्नाटका बंद बुला है। आज तो खाली बेंगलुरु बंद था और ये बंद को बुलाया गया था प्रोकाडा एक्टिविस्ट और किसान एसोसिएशन, इस बंद को बुलाया गया था और इनका नाम था जन जल समिति है। और इन्होंने आज एक सक्सेसफुल बंद बुलाया था, पूरे बेंगलुरु को बंद किया था और उनका एक ही मांग था कि कर्नाटक गवर्नमेंट कावेरी का जल है उस पानी को तमिलनाडु को नहीं छोड़ना है। और इसी विवाद पे आज पूरा दिन बंद था और ये एक जगह पे अनटूवर्ड इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, वो जयनगर में बेंगलुरु में, जहां पे एक होटल के ऊपर पत्थर मारे थे। और इसके अलावा पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट था बेंगलुरु में और रोड पूरा खाली खाली था, बहुत दुकान बंद थे और यहाँ पे बहुत अच्छा बंद किया था एक्टिविस्ट ने।
सगई आज इस मसले पर यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर का भी बयान आया। वो तो इसको राज्य की कांग्रेस सरकार और तमिलनाडु की सरकार की मिली भगत बता रहे हैं। ऐसा वाकई कुछ है क्या, और इस विवाद में केंद्र क्या रोल अदा कर सकता है? देखिए, आज का ट्वीट, चीफ मिनिस्टर का ट्वीट भी आप देख सकते हो। सिद्धरामैया ने ट्वीट भी किया है। वो उसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इश्यू में हिस्सा लेकर और इस प्रॉब्लम को हल ढूंढना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी इसका परिहार उनको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उनके मुताबिक जब भी ऐसा कावेरी का डिस्प्यूट होता है और जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, प्रधानमंत्री हमेशा 2 राज्यों का मुख्यमंत्री को बुलाकर इसके बारे में बात करते हैं और इसका हल ढूंढते हैं। और जो भी प्रॉब्लम है कर्नाटका का, उसके बारे में एस्केलेट करने में भी कुछ फायदा नहीं मिल रहा है कर्नाटका को। जो CWMA, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो दिल्ली में है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जो भी डिसीजन CWMA में आता है उसी डिसीजन को फॉलो करो। मगर CWMA ने कहा है कि 5,000 क्यूसेक्स पानी छोड़ना है, और आज नया ऑर्डर आया है जहां पे 3,000 क्यूसेक्स का पानी छोड़ना पड़ेगा 18 दिन के लिए, जो शुरुआत होगा इस महीने 28 से लेकर अगला महीने तक पानी छोड़ना पड़ेगा। तो इसी के वजह से आज उसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल हो रहा है। और कर्नाटक अभी भी ब्लेम कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर हमारा प्रॉब्लम को समझना चाहिए और एक डेलीगेशन भेजना पड़ेगा कर्नाटका को, जहां पे वो डेलीगेशन आकर इधर देखेंगे कितना पानी है, कितना संकट हो रहा है लोगों को। सो इसी विवाद पे कर्नाटका सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवीन करने का डिमांड कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इसी इशू पे डिमांड कर रही है। पूरा दोनों चीफ मिनिस्टर से बात करके इस प्रॉब्लम को एक हल ढूंढना चाहिए। एक आखिरी सवाल, कर्नाटक की तो बहुत बात हो रही है, लेकिन तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी क्या अहमियत रखता है? देखिए, कावेरी बहुत राज्यों के लिए बहुत अहमियत रखता है, और इशू है कि जब बारिश बहुत ज्यादा आता है उस टाइम पे कर्नाटका को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। पिछले साल नहीं हुआ था ऐसा प्रॉब्लम, उससे पहले नहीं हुआ था, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा आया था। और एक्सेस पानी जो हम कहते हैं कर्नाटका में, एक्सेस पानी जब देखिए 177.25 TMC हर एक साल कर्नाटका तमिलनाडु को छोड़ना चाहिए, और उसके मुताबिक हर महीने कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से इतना TMC पानी छोड़ना है कर्नाटका से। उससे भी ज्यादा पानी छोड़ा था पिछले साल और उससे पिछले साल। जब भी ज्यादा बारिश होता है, जब भी ज्यादा पानी रहता है, जब भी रिजर्वेयर हमारा डैम्स कर्नाटका में भर जाता है और वहां पे पानी रख नहीं सकते, जब डेंजर सिचुएशन होता है, उस टाइम पे भी पानी छोड़ा गया था। मगर इस साल तो बहुत डेफिसिट हुआ है, पानी का डेफिसिट बहुत ज्यादा हुआ है कर्नाटका में। मगर तमिलनाडु वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पालन करना करके बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि उनका बाकी है, उनका भी स्टैंडिंग क्रॉप है, और उनको पानी नहीं मिला तो बहुत ज्यादा हेक्टेयर का जो किसानों का फार्मिंग लैंड है, जहां पे कल्टीवेशन हो रहा है, उसका पूरा लॉस हो जाएगा, और बहुत करोड़ का लॉस तमिलनाडु और किसानों को हो जाएगा। यही है दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट, दोनों के बीच कावेरी का, नदी नीर का इंपॉर्टेंस। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए सगिराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कांग्रेस को पार्टी नहीं बल्कि कंपनी बताया। इधर प्रधानमंत्री सुबह से बीजेपी के लिए प्रचार के मूड में दिखे ही थे। शाम तक पार्टी ने बड़ा चुनावी बम गिराया, जिसकी गूंज भोपाल, इंदौर, दिल्ली हर जगह सुनाई पड़ी। ये धमाका था 39 उम्मीदवारों के नाम वाली लिस्ट का।
इसको धमाका कहने की वजह भी थी। 3 केंद्रीय मंत्री समेत कुल 7 सांसदों के इसमें नाम थे। मुरैना की दिमनी सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, तो नरसिंहपुर से राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर से टिकट दिया गया। बीजेपी ने जो इन दिग्गजों पर दांव लगाया, कांग्रेस पार्टी ने इसे हार का डर कहा। तो क्या वाकई इन सीटों पर स्थिति पतली थी बीजेपी की, या कुछ बड़ी रणनीति के तहत इस ओर पार्टी ने कदम बढ़ाया है? पूछा हमने भोपाल में मौजूद आज तक रेडियो के कॉरेस्पॉन्डेंट हिमेंद्र शर्मा से। जी देखिए, इसमें 2 चीज़ें बिल्कुल साफ़ हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को मैदान पर अपनी स्थिति अच्छी दिखती नहीं आ रही है, नज़र नहीं आ रही है, अच्छी नहीं है स्थिति उनकी। और ऐसा जो पार्टी ने अपने सर्वेस कराए हैं, कई सर्वेस कराए गए हैं, उससे ये स्थिति साफ़ हुई है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आखिरी दम तक लड़ाई लड़ती है, और अगर क्रिकेट एनालॉजी में बात करें तो जो जब तक आखिरी गेंद डाली नहीं गई तब तक हार मानने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और इसीलिए पार्टी ने जो है अपने जो बेस्ट फुट है फॉरवर्ड उससे खेला है, और जो अपने टॉप जो कंटेंडर्स हैं, टॉप कैंडिडेट्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनको मैदान में उतारा, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, 4 इनके अलावा सांसद हैं, तो टोटल 7 सांसद हो गए। और इसके अलावा पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय को भी मैदान में उतारा है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं एक कांग्रेस पार्टी के लिए तो ज़रूर बोलने के लिए मौका मिल गया है कि पार्टी जो है पैनिक मोड में है, और वर्कर्स में भी इस तरह की बात फैल सकती है। लेकिन कहीं न कहीं ये बात भी ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत सीरियसली ले रही है, और इसलिए इन दिग्गजों को उन्होंने मैदान में उतारा है। और ये बात भी सही है कि अगर हम प्रहलाद सिंह पटेल की सीट को अगर छोड़ दें, वहाँ पे उनके भाई पहले उम्मीदवार थे, सिटिंग एमएलए थे। उसके अलावा बाकी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय की इंदौर की 1 नंबर सीट हो, चाहे वो दिमनी की नरेंद्र सिंह तोमर की सीट हो, या राकेश सिंह की जबलपुर की सीट हो। सभी सीटों पर कांग्रेस के बड़े नेता जो है विक्टोरियस हुए थे 2018 चुनाव में। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ एक फायदा तो मिलेगा, एक एज मिलेगा, क्योंकि वो क्योंकि सीनियर लीडर्स हैं और इनका एक अच्छा खासा जनता के बीच एक इनकी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए ये मतलब इनके चांसेस जीत के काफी अच्छे बन जाते हैं। अच्छा हिमेंद्र, ये जो दिल्ली से लोग जा रहे हैं वो बड़े कद के नेता हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या सहज हैं इन बदलते डेवलपमेंट से? जी देखिए, शिवराज सिंह चौहान के बारे में कि वो सहज हैं या असहज हैं, ये अभी बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो मैटर नहीं करता है शायद, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें एक बात ये तो दिखने को मिल रही है कि किसी को कुछ मालूम नहीं है, चाहे वो प्रदेश लेवल की बात हो या और भी कोई लीडर्स हो। अगर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ टॉप 2 लोग, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को मालूम होता है, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं मालूम होता है। अभी भी आप देखिए, हो सकता है कि नरेंद्र सिंह तोमर को थोड़ा-सा साउंड किया गया हो कल जब रैली में प्रधानमंत्री थे उसके बाद, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से बयान दिए कि वो मतलब चकित रह गए कि उनको भी कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है। तो जो सीनियर लीडर्स भी जो हैं उनको जब कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया तो उनको स्वयं ही मालूम नहीं था। तो इससे ये साफ पता चलता है कि किसी के मतलब सहज होने या असहज होने से टॉप लीडरशिप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने जो डिसाइड किया, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, उस के अंदर आपको फॉलो इन करना पड़ेगा। नहीं, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मतलब ये अपने आप को मास्टर स्ट्रोक ज़रूर कह रही है, और ये बार-बार कह रही है कि इससे जो है कांग्रेस पार्टी के होश उड़ गए हैं, तोते उड़ गए हैं, हवाइयाँ उड़ गई हैं, इस तरह के शब्द यूज़ कर रहे हैं ये ऑफिशियली इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं। लेकिन फैक्ट यही है कि पार्टी में इससे हड़बड़ी मच गई है, क्योंकि मतलब कोई नहीं जानता और कोई नहीं ये समझता कि भाई जो सीनियर लीडर्स हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं और बड़े 3-3 4-4 बार के सांसद हैं, उनको एक ऑल ऑफ अ सडन सब बिना उनसे बताए गए इस तरह की स्ट्रैटेजी से मतलब जनरल लेवल पे, जो निचले लेवल पे जो पार्टी का वर्कर है, उसमें इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। शुक्रिया हिमेंद्र। बीजेपी की ये दूसरी लिस्ट थी। इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट 17 अगस्त को जारी की थी। इस लिस्ट में भी पार्टी ने 39 उम्मीदवारों के ही नाम जारी किए थे। इस हिसाब से बीजेपी अब तक कुल 78 लोगों के नाम जारी कर चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत कनाडा की तनातनी की वजह से पहले ही हाय तौबा मची हुई थी। अब पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत हैं डोनाल्ड ब्लूम। उनके पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के दौरे ने नया कूटनीतिक बखेड़ा खड़ा कर दिया है। वो पिछले हफ्ते गुपचुप तरीके से पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान गए थे। आज जब जानकारी आई तो भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गर्स्टी से इस पर प्रतिक्रिया देने को कहा गया। गर्स्टी ने कहा कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने भी G20 बैठकों के दौरान कश्मीर का दौरा किया था। ब्लूम का पीओके का दौरा बिल्कुल अलग था।
और ये दो देशों का मसला है जिसे द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझाया जाना चाहिए। भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर पहले से ही कानाफूसी का आलम है। तब से जब ये जानकारी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आई कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने निज्जर की हत्या से जुड़ी कुछ जानकारी कनाडा को मुहैया कराई और जो बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में इस मुद्दे को उठाया। अब उनके राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के पीओ के दौरे को किस तरह से लिया जाए, इस दौरे की डिटेल्स क्या हमारे पास मौजूद हैं, पूछा हमने इंडिया टुडे टीवी में मैनेजिंग एडिटर गौरव सावंत से। तो इसके बारे में पता तभी चला जब पाकिस्तान की ही एक अखबार ने इसकी जानकारी साझा की, और वो भी तब जब पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान के एक नेता ने, विपक्ष के नेता ने इस मुद्दे को उठाया कि क्यों इस गोपनीय तरीके से अमेरिका के जो राजदूत हैं पाकिस्तान में वो गिलगित और बाल्टिस्तान गए। हालांकि पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में अमेरिकी राजदूत और विदेशी राजदूत राजनयिक जाते भी रहते हैं, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है जिस तरह से वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गए, जिन नेताओं से उन्होंने बात की, जिस इलाके का दौरा किया। तो ये चीन के लिए भी बड़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि चीन ने बहुत ज्यादा पैसा गिलगित बाल्टिस्तान में और पूरे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में लगभग $60 बिलियन जो लगा रखे हैं बीआरआई में। तो वो सोचिए कि वो गिलगित बाल्टिस्तान भी गए और ग्वादर भी गए, तो इस समय तो चीन की हवाइयां उड़ रही होंगी और वो चिंता कर रहा होगा कि उसके $60 बिलियन क्या डूब गए हैं। कनाडा वाले मसले में भी अमेरिका के बयान अगर हम देखें, भारत पर ये अमेरिका का दबाव बनाने की भी कुछ कोशिश है क्या? दो तरह से आप इसको देख सकते हैं। एक रामचरितमानस में लक्ष्मण परशुराम संवाद है, और उसमें परशुराम जी जब बेहद नाराज हो जाते हैं धनुष भंग के बाद, तो उस पर लक्ष्मण जी की एक पंक्ति है जो जीवन भर मुझे तो याद रहती है कि हिया कुम्हड़बतिया को नहीं जे तर्जनी देखी मर जाही, कि यहाँ पर कोई इतना भी नाजुक नहीं है कि आप एक तर्जनी दिखाएंगे, एक उंगली दिखाएंगे और हम डर जाएंगे और मर जाएंगे। तो अगर आप उस दृष्टि से देखें तो इस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि अमेरिका और कनाडा दोनों ही बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंस पार्टनर्स हैं, नेटो पार्टनर्स हैं, G7 पार्टनर्स हैं, हर तरह से पड़ोसी देश हैं और लगातार एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो और फाइव आइज के भी सदस्य हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखें कि अगर कोई इंटेलिजेंस गैदर हुई थी और दोनों ने साझा की, तो ये उनका सिस्टम है, लेकिन ये इंटेलिजेंस है, ये एविडेंस नहीं है। दोनों में फर्क बहुत होता है, और भारत यही कह रहा है कि आप ये जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे तथ्य कहाँ है, सच्चाई कहाँ है? ये कनाडा की कमजोरी को दिखाता है और अमेरिका का डिपेंडेंस ऑन देयर अलायंस पार्टनर। मतलब आपको साथ खड़े रहना है तो आप साथ खड़े हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं ठीक है, भारत से बोल रहे हैं आप कोऑपरेट करो, भारत कह रहा है ठीक है कोऑपरेट करेंगे, एविडेंस तो लाओ। एविडेंस उनके पास है नहीं। अमेरिका कनाडा को निराश नहीं कर सकता, अब भारत का साथ अमेरिका छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसे भारत की आवश्यकता है। इन अ लाइटर वेन, बहुत पुराना गाना है, इसी कश्मकश में जिए जा रहा हूं, किसे याद रखूं किसे भूल जाना। तो यही चल रहा है इस समय अमेरिका के जीवन में। बहुत शुक्रिया गौरव सावंत। यूं तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और 90s के दशक का जिक्र होने पर कई नाम जहन में आते हैं, लेकिन एक नाम जहां आप ठहर जाते हैं वो है वहीदा रहमान। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज कलाकारा वहीदा को इस साल का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने का ऐलान हुआ है। हाँ, देर आए दुरुस्त आए। नहीं, मैं कभी आई डोंट एक्सपेक्ट कि आई विल बी गेटिंग अवार्ड दिस ईयर दैट ईयर, नथिंग। आई डोंट डू इट। व्हेन इट कम्स एज अ सरप्राइज, मोर फन, एंड दैट मेक्स मी फील वेरी हैप्पी। साल 1955 वहीदा ने तेलुगु फिल्म रोजुलू मराई के साथ अपने सिनेमा का सफर शुरू किया। बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई साल 1956 में। फिल्म थी CID। 1957 में आई प्यासा। इसके बाद साल 1959 में कागज के फूल, 1960 में 14वीं का चांद, 1962 में साहिब बीवी और गुलाम में वहीदा की कलाकारी उभर कर सामने आई। वहीदा के शुरुआती काम को और अच्छे से जानने समझने के लिए हमने बात की द ललन टॉप में सिनेमा के एडिटर गजेंद्र भाटी से। शुरुआत की बात करें अगर नॉन हिंदी फिल्म से, उनका डेब्यू जो हुआ था वो एक तेलुगु फिल्म से हुआ था। 1955 में आई थी। रोजुलू मराई नाम की एक फिल्म थी और उसमें एक गाना था कल्ला कपटम, उसमें उन्होंने डांस किया था और सिर्फ गाने की वजह से, डांस की वजह से उनको लिया गया था और वो उनका डेब्यू था सिने स्क्रीन पे। वो गाना बहुत हिट हुआ था और उस गाने की बदौलत ही बाद में गुरुदत्त ने उनको काम दिया था, पर
हिंदी फिल्मों से पहले एक और बड़ा जो काम उन्होंने किया था वो एक तेलुगु फिल्म थी जय सिम्हा, जो एन.टी. रामाराव के साथ थी। उसमें ऑलमोस्ट वो सेकंड लीड में थी। पहली बार पर्दे पे नोटिसेबल जो उनको ब्रैकेट काम का मिला था वो इस फिल्म में मिला था। फिर गुरुदत्त ने उनको मुंबई बुला लिया और वहाँ उनसे बात की और फिर उन्होंने साइन किया अपनी 3 फिल्मों के लिए प्रोडक्शन और डायरेक्शन में, और तकरीबन 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था। इसी के तहत पहली फिल्म जो उनकी आई थी वो राज खोसला के डायरेक्शन में थी, देवानंद के साथ, सीआईडी हिट रही और रातों रात वहीदा रहमान की एक बम्पर एंट्री हो गई हिंदी फिल्म सीन में। और उसके बाद बैक टू बैक गुरुदत्त के साथ उन्होंने कई फिल्में की और फिर बाहर के दूसरे बैनर्स भी उनको लेने लगे। कुल मिला के उस दौरान उनका जो शुरुआती समय था उसमें उनकी सारी फिल्में ऑलमोस्ट अच्छी गई थी। प्यासा, 16वां साल, कागज़ के फूल, 14वीं का चांद, साहब बीवी गुलाम, गाइड, तीसरी कसम, राम और श्याम। गजेंद्र, वहीदा रहमान के जो फिल्मी सफ़र की जो माइलस्टोन फिल्म्स थी उनके बारे में कुछ बताइए। वो कौन सी फिल्म थी जिनके लिए उन्हें आज भी जाना जाता है? कुछ फिल्मों को चुन पाना कठिन है, लेकिन फिर भी अगर चुनना हो तो सबसे पहली ऑब्वियस चॉइस होगी वो गाइड होगी। गाइड 65 में आई थी, रोज़ी नाम का उन्होंने किरदार किया था और विजय आनंद ने उसको डायरेक्ट किया था। उसमें जो गाना होता है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, ये एक तरीके से सारी स्त्रियों की अभिव्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन बन गया। खुद अगर आप वहीदा रहमान की लाइफ और सिनेमा लाइफ को सम अप करो तो इस गाने से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है जो उसको सम अप कर सके। और उसमें उन्होंने रोल किया था एक ऐसी महिला का जो अपने पति को छोड़ देती क्योंकि मैरिड लाइफ में वो खुश नहीं होती हुए। तो ये एक बहुत सशक्त किरदार था, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। ठीक है, एक ड्रामा के नाते स्टोरी आगे बढ़ती है, लेकिन वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उनके कंटेम्प्रेरी महिलाओं ने तब नहीं प्ले किए थे। तो एक बेस्ट रोल तो ये होगा। फिर बासु भट्टाचार्य की तीसरी कसम एक बहुत यूनिक रोल था, सिर्फ उस किरदार के बैकग्राउंड की वजह से। वो एक नाचने गाने वाली मंडली होती है, उसमें हीराबाई नाम का किरदार होता है जो डांस करता है, और ये बहुत उनका चर्चित काम है। बहुत लंबा रोल नहीं है, लेकिन ये उनके करियर के सबसे, कहते हैं ना कि सुगठित रोल जिनको कहें, जो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स की श्रेणी में आते हैं, तो ये होगा। वो फिल्म के नायक के मुकाबले ज़्यादा कॉन्फिडेंट महिला है। इसके अलावा सत्यजीत राय की जो बहुत कम चर्चा जिस फिल्म पे होती है, अभिजान, उसमें उन्होंने गुलाबी नाम की एक महिला का रोल किया था। वो ग्रामीण महिला होती है और वो विधवा महिला होती है और वो स्वच्छंद जीवन जीती है, उसको जो ठीक लगता लाइफ में वो करती है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल अक्लेम वाला और रिफाइंड कैरेक्टर था, जैसी फिल्म सत्यजीत राय बनाते हैं। इसके अलावा उसी दौरान एक खामोशी नाम की फिल्म आई थी, उसमें उन्होंने राधा नाम की नर्स का रोल किया था। उस नर्स को एक पागल आदमी होता है, प्रेम में पागल हो गया होता है, उसको ट्रीट करने के लिए उसके साथ प्रेम करने का नाटक करना होता है। तो एक बहुत जटिल सा कैरेक्टर था कि आप एक रुग्ण व्यक्ति उससे कैसे प्रेम करोगे। तो इसको अप्रोच करना ही बहुत टफ काम है, और अपने करियर के शुरू में उन्होंने इसको किया था। ये अच्छा रोल है। वैश्या का रोल किया था दर्पण नाम की फिल्म में उन्होंने, वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, बड़ी ग्रेस के साथ उन्होंने किया था। टिपिकल वैश्याओं वाले किरदार जैसा कुछ नहीं था उसमें। बाकी जो गुरुदत्त के साथ की फिल्में हैं वो सारी की सारी फिल्में अच्छी हैं। प्यासा है, कागज़ के फूल है, 14वीं का चांद है। इनके अलावा अगर 3-4 नाम और लेने हो जो मस्ट वॉच है और जो सबसे बेस्ट उनके करियर के हैं, फिर उसमें नीलकमल एक ज़रूर आएगा। वो अपने समय की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी और उनकी शुरुआती फिल्मों में थी। बाद की फिल्मों में रेशमा और शेरा एक बहुत अच्छा किरदार था और बहुत अच्छी फिल्म थी। गजेंद्र, वहीदा तो अपने नाम की ही तरह अलग और एकमात्र बनी रहीं। उन्होंने जो किरदार निभाए, जिस तरह से निभाए, आपने उसमें जो कुछ भी खास ऑब्जर्व किया है वो क्या था? उनकी एक्टिंग के बारे में, उनके काम के बारे में। वहीदा रहमान का जो व्यक्तित्व है वो बाकी समकालीन अभिनेत्रियों से काफ़ी अलग था। वो उस समय की अभिनेत्रियों के मुकाबले ज़्यादा मुखर थी, ज़्यादा बागी थी, लेकिन ग्रेसफुल भी थी और उनको कलात्मक दक्षताएं भी हासिल थी। डेब्यू फिल्म जब वो हिंदी फिल्म के लिए गुरुदत्त के साथ बात कर रही थी बॉम्बे में, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय कहा गया था नाम बदलने के लिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और उनकी जगह जो दूसरी उनकी कंटेम्परेरीज रही थी उन्होंने अपने नाम बदले थे। नीलकमल नाम की फिल्म में, चूंकि फिल्म का नाम नीलकमल था, तो
बोला लोगों ने कि मेकर्स ने कि ब्लू कॉन्टेक्ट लेंस पहन लो तो नील थोड़ा सा यूनिक लगेगा। उन्होंने कहा बड़ा स्टूपिड आइडिया, उन्होंने उसको पहनने से मना कर दिया। तो वो विनम्र थी लेकिन वो स्पष्टतावादी भी थी, और जैसे मर्द अभिनेता मना करते थे उस तर्ज पे वो मना करती थी। उनको अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी तो साफ साफ तौर पे गुरुदत्त जैसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और वो एकदम नई लड़की थी, लेकिन उन्होंने एक समय में कहा कि भाई आप डांट के मत बात किया करिए या इस तरीके से मत करिए, हमको बहुत डर लगता है, हमको आप समझा दो क्या करना है और हम एक समय के साथ उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। ये एक अपने में बड़ी बात थी। कला के पक्ष के तौर पे देखें तो डांस उनका बहुत बड़ा एसेट था। उनके जैसा डांस भरतनाट्यम वो दक्ष थी, इसने उनको शुरुआती समय में एक्टिंग सीखने के ट्रांजिशन में बड़ी हेल्प की थी। बाकी उनके चेहरे पे एक निश्चलता थी, निष्कपटता थी, और जो एक स्त्रीण गरिमा जो होती है वो एक नज़ाकत, कोमलता, नफासत और सकुचाहट वाला जो भाव था वो उनको बहुत अजीबोगरीब आकर्षक मिश्रण बनाता था उनके काम को। उनकी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस में ये सारी चीज़ें थी लेकिन अलग अलग सी थी, इनमें कॉम्बिनेशन इन चीज़ों का था। और इसके अलावा जो इनको अलग करता था वो इनका रोल सिलेक्शन था। जैसे रोल उन्होंने चुने बाकी कंटेम्प्रेरीज ने नहीं चुने थे। उन्होंने सशक्त महिलाओं वाले किरदार चुने, बागी महिलाओं वाले किरदार चुने, जो टैबू माने जाते थे वैसे किरदार किए और बहुत अच्छे ढंग से किए। उन्मुक्त महिलाओं के किरदार किए, क्योंकि इवेंचुअली फिर यही याद रह जाता है। और बाकी सिनेमाई लिहाज से गुरुदत्त के साथ जो उन्होंने फिल्में की थी उन फिल्मों ने भी उनको बहुत एक तरीके से अमर बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गजेंद्र। और अब बारी है भौचक की, लेकर आ गए हैं गर्वित श्रीवास्तव। भाई पुलिस वालों के बारे में आपने एक बात अक्सर सुनी होगी कि इनकी ना दोस्ती भली ना दुश्मनी, इनसे तो बस दूर से ही सलाम अच्छा है। ये किसी के घर के अंदर जाते दिख जाएं तो मोहल्ले में खबर उड़ने लगती है कि फला के घर पुलिस आई है। शहर के किसी चौराहे पर पुलिस वाले किसी शख्स से बात करते दिख जाएं तो लोग बाद में उस शख्स से पूछने लगते हैं कि भाई क्या हुआ, कोई मसला है क्या। पुलिस वालों की यही छवि हमारे समाज में बनी हुई है, लेकिन अब बिहार पुलिस अपनी छवि को बेहतर करने के लिए एक अभियान चला रही है, और ये अभियान पुलिस के इतिहास में अपनी तरह का पहला अभियान है। इसमें होता यह है कि थाने की लोकल पुलिस इलाके में जाती है और गलियों मोहल्लों में जाकर लोगों का दरवाजा खटखटाती है। लोग दरवाजा खोलते हैं तो पहले तो पुलिस वालों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन फिर खाकी वर्दी में खड़े पुलिस वाले चेहरे पर एक सजीली मुस्कान लिए बिल्कुल किसी नजदीकी खैर ख्वाह रिश्तेदार की तरह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नमस्ते, हम थाने से आए हैं, सब खैरियत है, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, सब कुशल मंगल। कोई समस्या हो जो आप थाने में रिपोर्ट करना चाहते हो तो हमें बताएं। नो योर पीपल नो योर पुलिस अभियान के तहत चलाई जा रही इस मुहिम की जमकर तारीफ हो रही है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर घर घर जाकर लोगों की समस्याओं की जानकारी ली जा रही है। इसके लिए बीट लेटर भी भरवाया जा रहा है, जिसके बाद जनता से जो शिकायतें मिलती हैं उन्हें बिना देर किए दूर करने की कोशिश की जा रही है। इस मुहिम का खास मकसद आम जनता की तकलीफों को दूर करना और लोगों के मन में पुलिस के लिए यकीन पैदा करना है। तो एक तरफ जहां ये माना जाता है कि आज भी पुलिस विभाग की छवि आम लोगों के मन में इतनी गड़बड़ है कि लोग जरूरत पड़ने पर एक FIR लिखवाने के लिए भी थाने जाने से कतराते हैं, उसी समय में अगर पुलिस घर घर जाकर पूछने लगे कि भाई सब खैरियत है तो ये बात हैरान तो करती ही है। गर्वित श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। तो दिन भर का सफर यहीं तक था, लेकिन आज क्योंकि मंगलवार है तो हेलो डॉक्टर का नया एपिसोड आ गया है। बातचीत हुई है इस बार दिल की बीमारी से पहले शरीर क्या संकेत देता है, तो सुनिए इसे और कैसा लगा हमें बताइए। आप हमें मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। दिन भर के इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कव्वाल जिसने कव्वाली को दरगाहों की चार दीवारी से निकालकर आम लोगों की जबान तक पहुंचा दिया। इस शान-ए करम का क्या कहना। कैसे उन्होंने पश्चिमी गायकों को भी अपना मुरीद बना लिया। सुनिए, तबला बजाने से लेकर सदी का सबसे बड़ा कव्वाल बनने तक नुसरत फतेह अली खान का सफर नामी गिरामी के ताजा एपिसोड में सिर्फ आज तक रेडियो पर।